क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था हमने। 11 क्वेश्चन पर आ गए हैं। पेड सैलरी टू कपिल। क्वेश्चन में लिखा है कि पेड सैलरी टू कपिल। मुझे बताइए कपिल डेटर है कि क्रेडिटर है? कुछ नहीं है सर एम्प्लॉई वो तो है ना, हम सैलरी पे कर रहे हैं उसको एम्प्लॉई, और हम सिर्फ दो ही लोगों का नाम लिखते हैं, एक डेटर और एक क्रेडिटर। एम्प्लॉई का नाम नहीं लिखते। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए सर? सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। हाँ जी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सैलरी अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कैश अकाउंट, उसके आगे आप क्रेडिट लिख सकते हैं। मतलब ऑप्शन बी के आगे डेबिट लिख दो, ऑप्शन सी के आगे क्रेडिट लिख दो। ध्यान रहे एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखता। डन जी। 12th क्वेश्चन पर आ गए हैं। A debtor who was declared insolvent by the court and whose dues of 1900 were written off as bad debts now paid 700 rupees in full settlement। हमने 1900 रुपए लेने थे कुछ साल पहले और वो इंसॉल्वेंट हो गया था कुछ साल पहले, आज उसने हमें 700 रुपए दे दी। How would you record the bad debts recovered in a cash book? मुझे बताइए कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा? सर कैश बुक में जो डेबिट साइड होती है वो होती है रिसीट साइड, और क्रेडिट साइड होती है पेमेंट साइड। जब पैसा रिसीव होता है तो यहां लिखा जाता है डेबिट साइड में, और जब पेमेंट होती है तो लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। यहाँ पर बैड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। बताइए 1900 रुपीज आएंगे या 700, या दोनों को माइनस करके 1200। ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। 1900 रुपीज लेने थे, बैड डेट हो गए, नाउ पेड 700 इन फुल सेटलमेंट। अब अमाउंट कितना लिखेंगे बताइए आप लोग? 700। सर जितना पैसा रिसीव हुआ है, कैश बुक में सबसे आसान चीज तो यही है, माइंड लगाना ही नहीं होता। जितना पैसा मिल रहा है डेबिट में लिख दो, जितना पैसा जा रहा है क्रेडिट में लिख दो। कितना लेना था, क्या डिस्काउंट हुआ, या दिमाग लगाना ही नहीं है। एग्जैक्ट 700 रुपए रिसीव हो रहे हैं, इसलिए रिसीट साइड में 700 रुपए। किस नाम से लिखूं? हाँ जी, नहीं किस नाम से लिखूं? पर्टिकुलर उसके कॉलम में क्या आएगा ये पूछना। बिल्कुल सही जवाब। टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है डेबिट ऑफ कैश बुक 1900 रुपए। अमाउंट गलत है, बाकी चीज सही लिखी थी इसलिए गलत हो गया। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? बी ऑप्शन कट गया शायद, है ना? आपके में पूरा अच्छा नीचे लिखा हुआ, हाँ। बी में लिखा हुआ है क्रेडिट ऑफ कैश बुक, गलत हो गया। सी में लिखा है डेबिट ऑफ कैश बुक 700 रुपए, तो ये वाला सही हो गया, इस पर टिक लगा देंगे, सी ऑप्शन सही है, डेबिट ऑफ कैश बुक 700। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए जी। इफ गुड्स आर गिवन एज चैरिटी। सर चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, चैरिटी कभी भी इनकम तो हो ही नहीं सकती। 12th क्लास में पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर हम एक ऐसे ही जगह अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, चैरिटी के लिए काम कर रही है, वहां पर चैरिटी इनकम होगी, है ना? सिर्फ ऐसे ही जगह में चैरिटी इनकम रहेगी, उसके अलावा बाकी हर जगह चैरिटी एक्सपेंस रहेगा। चैरिटी एक्सपेंस है सर, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि गुड्स दे रहे हैं हम, कैश तो दे नहीं रहे। जब भी गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, और जब भी गुड्स जाएं परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री बनी सर इसकी, परचेज अकाउंट सॉरी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है डेबिट कर दीजिए परचेज अकाउंट, गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है क्रेडिट कर दीजिए सेल्स अकाउंट, गलत है। ऑप्शन सी में लिखा है डेबिट कर दीजिए चैरिटी और क्रेडिट कर दीजिए परचेजेस, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही, सी पर टिक लगा देंगे। 14 क्वेश्चन पर आ गए जी।
विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी अकाउंट्स में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि भरोसेमंद हो, साफ सुथरा हो, समझ में आए, काम की चीजें लिखी हो। तो ऐसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है जो रिफ्लेक्ट करता है व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड, जब क्लियरली बिल्कुल साफ साफ हमें समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अंडरस्टैंडेबिलिटी, ये वाली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। क्वालिटी चारों ही हैं, रेलिवेंस मतलब काम की चीजें दिखें, कंपेरेबिलिटी दो कंपनियों के अकाउंट्स कंपेयर कर सकें, या सेम कंपनी के अकाउंट पिछले साल से कंपेयर कर सकें। सी ऑप्शन रिलायबल, भरोसेमंद हो मतलब एविडेंस के बेस पर रिकॉर्डिंग करी हो, और डी ऑप्शन अंडरस्टैंडेबिलिटी, देखने के बाद समझ में आए। चारों ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला था क्लियरली प्रेजेंट कर रहा है, ये वाली क्वालिटी कौन सी है? तो ये वाली क्वालिटी है अंडरस्टैंडेबिलिटी। डी ऑप्शन पे टिक कर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द अमाउंट ऑफ एनी नॉन लाइबिलिटी कंफर्म्ड है, पता है कि पैसे देने हैं, कांट बी डिटरमाइन, अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हम एग्जैक्ट एक्यूरेटली, अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, उसी को हम प्रोविजन कहते हैं सर। ए ऑप्शन प्रोविजन का, प्रोविजन जब भी वर्ड दिखे तो दो चीजें ध्यान से देख लीजिए, नॉन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नॉन है, कंफर्म पता है कि देनी है, और अमाउंट अननोन, अमाउंट नहीं पता। ये दो फीचर जब मिल जाएं तो वो प्रोविजन बन जाता है। ये दो क्वालिटीज जब मिल जाएं तो प्रोविजन बन जाता है। लाइबिलिटी कंफर्म्ड है, पक्का पता है देनी है, अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता। ऑप्शन नंबर ए, प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड। 16 पर आ गए जी हम। Which of the following statements are correct? As per the conservatism principle, valuation of stock is at lower of cost or net realizable value. बताइए क्या होता है net realizable value? मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या फर्क है? नेट रियलाइजेबल जो स्टॉक की अभी वैल्यू है सर, कॉस्ट को ही कहते हैं नेचुरल, जिस पे खरीदा है, तो जितने पे बेचेंगे उसको, जो सर पैकेज पे दिखाता है सर नेट वैल्यू होता है, जो मार्केट पे दिखेगा वो मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस। सर अपनी कोई पुरानी कार में बेचना चाह रहा हूं और सपोज 3 लाख में बिक रही है मार्केट में, लेकिन बेचने वाला 10% कमीशन ले रहा है, तो अल्टीमेटली मेरी पॉकेट में 2,70,000 आएंगे। तो मार्केट वैल्यू 3 लाख, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 2,70,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू में सेलिंग एक्सपेंसेस घटा दो तो नेट कितना रियलाइज हुआ सारे खर्चे वगैरह काटने के बाद, उसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। तो स्टॉक को जितने में खरीदा वो तो हो गई कॉस्ट, स्टॉक को जितने में बेचेंगे माइनस खर्चे जो बचेगा एट द एंड, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इन दोनों में जो छोटा अमाउंट हो उस पर हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना चाहिए। ये बात सिखाई है हमें कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ने, तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट। पॉइंट नंबर 2, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स ऑल द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। फ्यूचर के लॉसेस को अकाउंट कर लेता है और फ्यूचर के प्रॉफिट को छोड़ देता है। सही लिखी है बात। सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट। थर्ड पॉइंट, द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोप्राइटर को एक्सटर्नल लायबिलिटी मानो। बताइए सही लिखा गलत लिखा? गलत लिखा है सर। प्रोप्राइटर हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं। एक बात। दूसरी बात, ये बात डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ने नहीं सिखाई, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने सिखाई। तो थर्ड पॉइंट गलत हो गया, फर्स्ट और सेकंड सही है। तो कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, तो ए ऑप्शन आंसर है। इस पर टिक लगा देंगे। 17 पर आ गए जी हम। द अमाउंट विच इज पेड
फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, फ्यूचर में हम प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेंगे, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसी पेमेंट को हम क्या बोलेंगे बताइए? Capital expenditure. ऑप्शन नंबर सी कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके आगे इज इक्वल टू करके एसेट भी लिख लें, ध्यान रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो या एसेट बोलो एक ही बात। तो एसेट खरीदना मतलब हम अमाउंट पे कर रहे हैं, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे एक और बिल्डिंग ले ली, अब ज्यादा अर्न करेंगे, ज्यादा ऑफिस खुल गए हमारे, एक और मशीन ले ली, ज्यादा प्रोडक्शन होगी। तो एसेट खरीदना मतलब ऐसी जगह पैसे लगाना है जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे। 18th में आ गए जी। 18th क्वेश्चन में ऑप्शंस मिसिंग है, ऑप्शन आपको लिखवा दूंगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, पुट द बिलो मेंशन्ड ट्रांजैक्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें 4 ट्रांजैक्शन दे रखी हैं ABCD, और इसमें हमें करेक्ट ऑर्डर ढूंढना है कि पहले क्या हुआ होगा उसके बाद क्या। ए में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, राम को गुड्स बेचे हैं उधार में। राम कौन है? डेटर। बी पॉइंट में लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, बिजनेस स्टार्ट करा है पैसों से और गुड्स से। सर ये मुझे लग रहा है कि पहले ट्रांजैक्शन यही है। Yes sir. बिजनेस में पहले बिजनेस स्टार्ट होगा, उसके बाद ही तो सेल वगैरह होगी, तो ये तो फर्स्ट नंबर पे आएगा। सी पॉइंट में लिखा हुआ है राम पेड हिज ड्यूज बाय चेक, राम ने चेक से पेमेंट कर दी। तो सर ये पक्की बात है ए के बाद ही होगा सी, क्योंकि पहले गुड्स बेचेंगे उसके बाद ही तो वो चेक देगा हमें, तो सी जो है वो ए के बाद आएगा। डी में पढ़ते हैं राम्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो सर जब चेक मिल जाएगा उसके बाद ही जमा कराएंगे बैंक में, तो डी तो लास्ट में ही आएगा। तो सीक्वेंस क्या बन गया? पहले तो स्टार्ट बिजनेस वाला बी वाला, उसके बाद गुड्स बेचे ए, उसके बाद उसने पेमेंट कर दी चेक से सी, उसके बाद चेक बैंक में जमा कर दिया डी। BACD बस ये लिख दो आंसर में BACD। नाइनटीन क्वेश्चन पर आ गए जी। Identify the missing information in this sequence. एक जर्नल एंट्री दे रखी है सर, मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, आप लोग भी ट्राई करें, पढ़ने की कोशिश करें। डेबिट साइड में 2 अकाउंट आने हैं, दोनों कौन कौन से आने हैं हमें बताना है। क्रेडिट साइड में 2 अकाउंट आने हैं, एक तो सेल्स पता है, दूसरा बताना है। अमाउंट भी 2 पता है, डेबिट साइड का एक अमाउंट पता है, दूसरा बताना है। क्रेडिट साइड का एक अमाउंट पता है, दूसरा बताना है। नरेशन में क्या लिखा हुआ है? गुड्स सोल्ड टू श्याम, गुड्स बेचे हैं जी हमने श्याम को। चार्ज IGST एट द रेट 12%, सर IGST चार्ज करा है, तो यहां पर पक्की बात है IGST आएगा। इनपुट वाला क्या आउटपुट वाला? जब परचेज करते हैं तो इनपुट वाला, जब सेल करते हैं तो आउटपुट वाला। तो आउटपुट IGST, रेट दिया हुआ है सर 12%, 30,000 के गुड्स बेचे हैं, तो यहां कैसे कैलकुलेशन करेंगे सर? 30,000 का 12%, ठीक बात है। अब सोचो जब मुझे क्रेडिट साइड के दोनों अमाउंट पता लग गए, तो क्या मैं डेबिट साइड का नहीं निकाल सकता बचा हुआ? क्योंकि टोटल डेबिट क्रेडिट का इक्वल आता है। टोटल क्रेडिट का हो गया सर 30,000 प्लस 3600, 33,600, और यहां पर सिंगल अमाउंट है 14,000। तो यहां पर जो अमाउंट आएगा वो 19,600 आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नरेशन। एंड रिसीव्ड 14,000 एंड बैलेंस रिसीव्ड लेटर, 14,000 रुपए तो अभी मिल गए, तो यहां पर क्या आएगा फिर? कैश, पैसा मिल गया,
और बाकी पैसा नहीं मिला तो नाम आएगा, किसको बेचा था उधार, श्याम। जितना पैसा मिल गया वो कैश के सामने, जितना पैसा नहीं मिला उसमें नाम आ जाएगा श्याम। तो देखते हैं जी कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में लिखा है कैश, ए में सही लिखा है। श्याम 19600, श्याम 19600 ये भी सही लिखा है। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट वर्ड गलत हो गया है ना, सेल कर रहा था आउटपुट आना चाहिए, तो आउटपुट सिर्फ बी ऑप्शन में दिख रहा है जी मेरे को। कैश सही है, उसके बाद शाम सही है, 19600 सही है, आउटपुट आईजीएसटी सही है और 3600 भी सही है। बी ऑप्शन आंसर हो गया जी। नोट कर रहे हैं आप लोग साथ साथ, रूटीन चालू रखें। ट्वेंटी क्वेश्चन पर आ गए जी हम। Given below are the two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. Assertion मतलब कोई statement, कोई बात लिखी हुई है और reason में उसका logic बता रखा है। Assertion पढ़ते हैं जी। Expenditure of revenue nature मतलब normal expense, revenue expenditure मतलब normal expense, जो हमने पैसा खर्च करा वो within 12 month पूरा consume कर लिया, उसे normal expense कहते हैं। That gives benefit for more than one accounting period, एक ईयर से ज्यादा, एक पीरियड से ज्यादा टाइम का बेनिफिट दे तो उसको कैटेगराइज कर लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही मीनिंग है सर, यही डेफिनेशन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम डेफर करते हैं, डेफर मतलब पोस्टपोन करते हैं नेक्स्ट ईयर। करेक्ट है बिल्कुल। रीजन पर आते हैं जी। अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच विल एक्रू इन मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, एक साल से ज्यादा बेनिफिट चलेगा, एंड विल बी रिटर्न ऑफ इन द सेम मैनर, मतलब इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू। उसी को एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में, तो रीजन बिल्कुल सही है जो असर्शन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन। ये ऑप्शन आंसर आ गया। 21 क्वेश्चन पर आ गए हैं जी। सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ते हैं। What is the cash balance of the business after all these transaction? मतलब क्वेश्चन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी हैं और हमसे पूछा हुआ है फाइनली आपके एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर कैश कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जब जब कैश दिखेगा तो लिख देंगे, प्लस हो रहा होगा तो प्लस, माइनस हो रहा होगा तो माइनस। पढ़ते हैं जी। ऑन 1st April 2020 अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख रुपीस। तो मेरे कैश दिख गया, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। आगे ही परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000, माइनस कर दूं सर मैं इसको, अब मेरे पास कैश बच गया 4,50,000। ही पेड रेंट 10,000 एंड इंश्योरेंस 3,000, माइनस कर दें 13,000। कैश बच गया सर 4,37,000। आगे ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट टू जतिन 10,000। जतिन कौन बन गया, डेटर बन गया। हमने सर 20,000 रुपए के गुड्स तो कैश में बेचे हैं, 10,000 रुपए के गुड्स उधार में बेचे हैं, टोटल सेल 30,000 रुपए की है। अब मैं यहाँ पर 10,000 लिखूं, 20,000 लिखूं, 30,000 लिखूं, सिर्फ 20,000, क्योंकि सर हम सिर्फ कैश कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ कैश वाली सेल ही देखेंगे। प्लस करोगे माइनस करो, 4,57,000 ये सर हमारा नया कैश बन गया है। फर्नीचर परचेज्ड अमाउंटेड टू 37,000 रुपीज। 37,000 रुपीज का सर हमने फर्नीचर परचेज करा, प्लस करोगे माइनस, तो 4,20,000 रुपए कैश बच गया। आगे ही ऑल्सो परचेज स्टेशनरी वर्थ 9,500, प्लस करोगे माइनस, 4,19,500 कितना कैश बच गया,
He received 9500 rupees from Jatin in full settlement. प्लस करोगे माइनस? Plus. 4,29,000. तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नोट कर लें फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे। कैलकुलेशन 22. Identify the nature of the following transactions as per modern approach. चैप्टर 6 से क्वेश्चन है सर। What is the rule of debit and credit? पहला लिखा हुआ बैंक लोन रीपेड। सर रीपेड का मतलब लोन चुका रहे हैं हम। लोन चुका रहे हैं अगर हम तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या किया जाता है? डेबिट या क्रेडिट? लायबिलिटी डेबिट की जाती है। सर जब डिक्रीज होती है तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? तीन ऑप्शन दिख रहे हैं जी। बी ऑप्शन लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। तो 1 के आगे तो बी आएगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है सर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न सर नेगेटिव एक्सपेंस होता है। ये हमने सामान खरीदा था वापस कर दिया, अब ये खर्चा कम हो गया, एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मेरे को एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। तो सेकंड वाले में ए पॉइंट आएगा। थर्ड रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग सर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? Credit. क्रेडिट। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो थर्ड में आएगा सी। कौन सा ऑप्शन बना जी? ए ऑप्शन में लिखा है 1 में बी, 2 में ए और 3 में सी। क्वेश्चन नंबर 23 एक्रूड इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री बतानी है जी। कौन सी जर्नल एंट्री होती है मेरे? एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए एसेट होती है, इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट हमेशा डेबिट में मिलेगा। एक्रूड इंटरेस्ट क्या बता रहा है कि इंटरेस्ट हमें रिसीव नहीं हुआ लेकिन हमने अर्न कर लिया। हमारी अगर अर्निंग हो गई है, इनकम जो है वो क्रेडिट होती है, इसलिए इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट होगा। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। 24 Given below are two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. पढ़ते हैं ये assertion. Human resources in a business firm are important. Human resources का मतलब क्या होगा? जितने भी लोग काम कर रहे हैं इसमें employees, managers, proprietors सब आ गए, but are not reflected in the financial statement. लेकिन इसको हम फाइनल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड कर पाते, नहीं शो कर पाते। बिल्कुल सही लिखी है बात। रीजन ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड from viewpoint of business and not viewpoint of business owner. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए ट्रांजैक्शन, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। जैसे पहले ट्रांजैक्शन आपको सिखाई गई थी, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। तो कैश इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर हम सब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कैश इंक्रीज हो रहा है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कैश डिक्रीज हो रहा है। तो हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। जो रीजन है ये हमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने सिखाया है, और जो असर्शन में लिखी है बात वो हमारे अकाउंट्स की लिमिटेशन है, एक कमी है कि वो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। दोनों बातें ट्रू हैं लेकिन दोनों बातें अलग अलग चीजें कह रही हैं। रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, इसलिए बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। 25 पर आ गए जी हम। ब्रिक्स एंड सीमेंट, ईंटें और सीमेंट वगैरह हमने खरीदी हैं 1,20,000 रुपए की। क्यों खरीदी हैं? क्योंकि हम एक साइकिल शेड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वर्कर्स आते हैं तो अपने साइकिल पर आते हैं, तो साइकिलों की बाहर खड़ी रहती है, तो हमने वहां पर एक झोपड़ी बनवा रहे हैं ताकि वो अपनी साइकिलें वहां पर खड़ी कर सकें। एक पार्किंग का जगह बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस पे CGST SGST भी पे करा है हमने 6% के रेट से। Which of the following entries would correctly record this transaction? देखिए जो साइकिल शेड बन रहा है वो बिल्डिंग का पार्ट बन जाएगा। बिल्डिंग एक्सटेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा इसको। तो जो ब्रिक्स खरीदे हम बिल्डिंग अकाउंट ही डेबिट करेंगे। ईंटें खरीदे, सीमेंट खरीदे, टिम्बर खरीदे, कुछ भी खरीदे, बिल्डिंग बन रही है उससे, इसलिए बिल्डिंग अकाउंट में ऐड किया जाएगा। ऐसा
देखो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, थोड़ी सी एक्सेप्शन में आ गई। देखिए कैसे सर, बिल्डिंग तो पहले से है हमारे पास, तो आपने कहा था जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो उसके बाद के खर्चे नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं, कॉस्ट में ऐड नहीं होते। लेकिन ये बात का खर्चा है, बिल्डिंग बन चुके कुछ साल पहले, अब हम उसमें एक साइकिल शेड बनवा रहे हैं, तो बिल्डिंग तो यूज करने के बाद का खर्चा है, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड क्यों कर रहे हैं? अगर ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ रही है एसेट की तो कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं यूज करने के बाद भी। जैसे कि मान लीजिए लैपटॉप में मेरी रैम है 4 GB की और वो खराब हो गई है, मैंने नई डलवाई है, तो मैं ये नॉर्मल एक्सपेंस है, मैं रिपेयर अकाउंट लिखूंगा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरी 4 GB की रैम खराब हो गई, मैंने उसको हटवाकर 8 GB की रैम लगवा दी, तो जो आधा पैसा है वो ओरिजिनल कैपेसिटी की बढ़ा रहा है मेरी लैपटॉप की, आधे पैसे के लिए लैपटॉप अकाउंट डेबिट करेंगे, रिपेयर नहीं, कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो साइकिल शेड बनाने से हमारी बिल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हम बिल्डिंग की कॉस्ट में इसको डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। 1,20,000 रुपीज ये कॉस्ट में ऐड कर दिया जी मैंने। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 1,20,000 का 6%, और फिर इनपुट SGST भी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा? पेमेंट के कुछ नहीं बोला तो कैश अकाउंट, वरना चेक से लिखा होता तो बैंक अकाउंट आता। 1,34,400। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सर, डेबिट बिल्डिंग अकाउंट 1,20,000, इनपुट CGST 7,200, इनपुट SGST 7,200, क्रेडिट कैश अकाउंट 13,400। सी ऑप्शन सही है सर। अगर डी ऑप्शन में क्रेडिट बैंक अकाउंट होता तो? अगर डी ऑप्शन में क्रेडिट में बैंक अकाउंट होता सेम होता, बस बैंक आ जाता। सी टिक कर दे सर पर बड़ी पेमेंट तो बैंक से ही करते हैं। देखो मैं कहा ना, ये जो है ना लिमिट्स आपको कोर्स के अंदर नहीं है लिमिट, जो मैंने आपको बताई थी वो रहती है नॉलेज के हिसाब से कि इन जनरल इनकम टैक्स जो 20,000 से ऊपर की पेमेंट है वो हमें अकाउंट से ही ट्रांसफर करनी होती है, उन्हें खर्चा नहीं मानता। लेकिन ये चीज़ आपके कोर्स के अंदर नहीं है, आपके कोर्स में पूरी 11th क्लास में प्रोप्राइटरशिप है, हर जगह प्रिजम्पशन कैश की। क्वेश्चन 26 पढ़ेंगे जी ध्यान से। Sold goods costing 12,000 at a profit of 20% on sales. The effect on accounting equation chapter 5 से क्वेश्चन है जी। हमने गुड्स बेचे हैं प्रॉफिट पर, तो गुड्स में से माइनस होना चाहिए, कैश में प्लस होना चाहिए, और प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन ये होना चाहिए सर, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट साइड की आइटम है गुड्स, एसेट साइड की आइटम है कैश। गुड्स बेचेंगे अगर हम कैश में तो गुड्स हो जाएंगे कम और कैश बढ़ जाएगा, और क्योंकि प्रॉफिट है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, इसका इम्पैक्ट 3 जगह पड़ना। सर गुड्स बेचे हमने 12,000 रुपए के, कॉस्टिंग 12,000 है, तो गुड्स तो 12,000 के ही कम होंगे, गुड्स में 12,000 माइनस, करेक्ट। 20% का प्रॉफिट लिखा है सर, 12,000 का 20% कितना हुआ? 2,400, 2,400 रुपए, प्रॉफिट 2,400 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 12,000 का सामान 2,400 प्रॉफिट पे बेचा, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 14,400, कैश में 14,400 प्लस, गुड्स में 12,000 माइनस, और प्रॉफिट वाला अमाउंट कैपिटल में प्लस। लेकिन ये आंसर गलत है। देखिए गलत क्यों है? प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट या फिर प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, ये दो अलग अलग बातें हैं।
सेल्स पे और एक हमने जब वो खरीदा था तब मिला। हाँ जी, देखिए ध्यान से, 8,000 का सामान मान लीजिए मैंने 10,000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितनी परसेंट हुआ? दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। %25 ऑन कॉस्ट। अगर मैं प्रॉफिट कॉस्ट के हिसाब से देखूं तो 25% का प्रॉफिट है सर। 8,000 रुपए लगाकर 2,000 रुपए कमा लिए, 25% का मेरा मार्जिन हो गया इन्वेस्टमेंट पर। सेल के हिसाब से देखूं सर, 10,000 का सामान बेचा, 2,000 रुपए कमा लिए, सेल पे 20% का मेरा मार्जिन है। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन दोनों में आंसर अलग है, दोनों में परसेंटेज अलग है। तो क्वेश्चन में जहां परसेंटेज दी वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो 12,000 रुपए दे रखा है वो कॉस्ट दे रखा है, लेकिन जो प्रॉफिट दे रखा है इस क्वेश्चन में वो सेल पर दे रखा है, तो सीधा इस पर हम 20% नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कॉस्ट है और ये प्रॉफिट ऑन सेल। मान लीजिए हमारे सेल 100 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट सेल का 20% है, मतलब 20 रुपए हो गया प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितनी होगी उस हिसाब से? 80 हो गई। क्वेश्चन में जो 12,000 रुपए है वो कॉस्ट है और हमें जानना है प्रॉफिट। ये आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन में 12,000 कॉस्ट है, डिवाइड कर दो कॉस्ट से, हमें जानना है सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई कर दो सेल से, ये सेलिंग प्राइस होगा। चेक कर लेते हैं एक बार हमने इस कैलकुलेशन सही करी है कि नहीं करी। सेल 15,000 है, सेल का 20% प्रॉफिट है, 15,000 का जरा 20% निकालो, 3,000 प्रॉफिट है। 15,000 अगर सेल, 3,000 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितनी हुई? 12,000। क्वेश्चन में 12,000 रुपए की कॉस्ट थी, क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है कैलकुलेशन सारी। तो कभी भी इस तरीके से आए कि हमें अमाउंट में कॉस्ट पता है लेकिन परसेंटेज जो प्रॉफिट की है वो सेल पर है, तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो प्रॉफिट कितना हुआ सर? 3,000 प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 15,000 हुआ। पहले मैं आपको करवा दिए नॉर्मल तरीके से, जो कि गलत था, फिर आपको बताया कि डिफरेंट क्या है, इस सेल होने की वजह से क्या चेंज आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? बी ऑप्शन में लिखा है इंक्रीज इन कैश 15,000, डिक्रीज इन स्टॉक 12,000, इंक्रीज इन कैपिटल 3,000। बी ऑप्शन नोट करें कैलकुलेशन सारी।